तो बिजनेस ने अगर लोन लिया है पार्टनर से तो उसको 6% का इंटरेस्ट देगा बिजनेस। मतलब फर्म को अगर मैंने लोन दिया तो आई विल गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 6%, या अश्विन ने दिया है लोन तो उसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। बस ये 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल। ये दो ही चीज एक्ट बोलता है, बाकी कोई चीज बोलता ही नहीं है, इट इज साइलेंट। मतलब क्या, कल उठ के इसकी टर्नओवर लिमिट थी 30 लाख, इसने 40 लाख का धंधा कर लिया और हम लोग गए कोर्ट में। कोर्ट बोला एग्रीमेंट तो एक्ट में भी कुछ नहीं दिया, अभी लड़ो खुद, जो जीता उसी के अंदर, अपने आप से लड़ो, अपना देखो, अपना अपना करो जो है। तो उसमें क्या है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़े बहुत फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप के जो आपको समझने हैं। पहला तो पार्टनरशिप इज अ बिजनेस which is done by partners, not a single owner. So what is the limit on those partners? Limit is minimum to maximum 50. As per Indian Partnership Act 1932, maximum limit is 50. ठीक है। दूसरा, ये लीगल और लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। आप गांजा वांजा बेचने के बिजनेस को पार्टनरशिप नहीं करना, वो नहीं चलेगा। So you can't go illegal and unlawful. Third one, profits should be shared by all. सभी पार्टनर्स का इक्वल राइट्स ऑन द प्रॉफिट्स। आपका अग्रीमेंट में जो रेशियो को दे देना चाहिए आपको 2:1:1, 3:1:1, दो पार्टनर तो 2:1, 3:1, 4:1, या जो भी प्रॉफिट का आपको हिस्सा रखना है आप अपने हिसाब से 3:2 ऐसा रख सकते हो। 60%, 40%, 50-50, 70-30 जैसे करना है। नहीं दिया है अग्रीमेंट में तो फिर इक्वली अज्यूम करना पड़ेगा। और एक चीज खासियत होती है पार्टनरशिप की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो ध्यान से, कि पार्टनरशिप का जो लायबिलिटी होता है ना पार्टनर्स का, इट इज जॉइंट, सेवरल एंड अनलिमिटेड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस जॉइंट, सेवरल एंड अनलिमिटेड? इट इज, अगर हम तीनों बिजनेस कर रहे हैं और इसने कोई डील कर दिया अश्विन ने और कुछ लॉस हो गया तो तीनों को भुगतना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते ये तो उसकी गलती थी। पार्टनरशिप फॉर्म इज वन फॉर ऑल फॉर वन। एक करेगा गलती तो भी सबको भुगत देगा, सब करेंगे तो भी सबको। अच्छा, ये तो हो गया जॉइंट एंड सेवरल, वन फॉर ऑल फॉर वन। प्लस द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या कि बिजनेस के पैसों से अगर आप बिजनेस के लोन्स नहीं चुका पा रहे तो आपको घर बार प्रॉपर्टी सब अटैच करना पड़ेगा और बेच बाच के वो लोन्स चुकाने पड़ेगा। ये बड़ा सा रिस्की सा पॉइंट है। अनलिमिटेड लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटर में भी होता है और पार्टनरशिप में भी होता है। समझ में आया? मतलब कल उठ के बिजनेस के ऊपर 50 लाख का लोन ले लिया हमने और बिजनेस लॉसेस में गया और बिजनेस में पैसा नहीं है तो सबको घर बार बेच के पैसा चुकाना पड़ेगा। उसमें ये बैंकरप्ट हो गया तो इसका भी बैंकरप्ट से हम दोनों को झेलना पड़ेगा। ये भी बैंकरप्ट हो गया तो मेरे को झेलना पड़ेगा। मैं भी बैंकरप्ट हो गया, सब बैंकरप्ट हो गए, तब जाके जो बैलेंस अमाउंट हो किसमें चला जाएगा? डेफिशिएंसी। तब जाके चला जाएगा डेफिशिएंसी। लेकिन उससे पहले तक सब प्रॉपर्टी अटैच। ये थोड़ा पॉइंट डिफिकल्ट है। इसके लिए 2008 में ना एक नया कंसेप्ट आया, नया एक्ट आया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP एक्ट 2008-9। LLP एक्ट ने क्या किया, बहुत मजेदार काम किया। अब्रॉड में तो 100 साल से था, इंडिया में अब भी आया। उसने क्या किया, ये जो पार्टनरशिप है ना, सब कंडीशन पार्टनरशिप का, मतलब कोई रजिस्ट्रेशन दूसरा लफड़ा नहीं, कंप्लायंसेस नहीं, आप खाली एग्रीमेंट बनाओ और रजिस्टर करवा दो। बट लायबिलिटी लिमिटेड। लायबिलिटी मतलब क्या एडवांटेज हुआ समझ में आया आपको? बिजनेस के पैसों से बिजनेस का उधार चुका दो, अगर नहीं चुका पाए तो पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगा, बिजनेस का ही पैसा यूज होगा। पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नेवर बी अटैच। तो आप सुखी हो। आपको अगर रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो, थोड़ा और एक्सपेंड करना है बिजनेस को कर, उसमें क्या अनलिमिटेड में रिस्क रहता है। ज्यादा एक्सपेंड किया, लॉस हो गया तो सारा घर बार बेचना पड़ेगा। ये आपको LLP में लफड़ा नहीं आता। तो प्रेजेंट डे जितने नए पार्टनरशिप बन रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम
90% ऑफ देम आर गेटिंग रजिस्टर्ड देमसेल्व्स अंडर एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है। अच्छा ना, लायबिलिटी आपकी लिमिटेड होगी, पर्सनल प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं है। और उसमें मेंबर्स की भी लिमिट क्या है मालूम है? 2 मिनिमम एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड, कितना भी भर्ती करो, आपकी मर्जी। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी हो, कंपनी जैसा काम करता है, सो दैट इज एलएलपी। बट अनफॉर्चुनेटली आपको सिलेबस में एलएलपी नहीं है। आपको कौन सा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो अनलिमिटेड पार्टनरशिप। आपकी लायबिलिटी क्या होने वाली है यहाँ पे? अनलिमिटेड। एलएलपी आपके नॉलेज के लिए बताया, ठीक है। लेकिन एलएलपी में भी एक झोल है। अभी किसी का दिमाग में लड्डू फूटा रहेगा साला एलएलपी बना लेने का, क्रेडिटर से पैसा लेके घूमने निकल जाने का, लेकिन फ्रॉड्यूलेंट मोटिव मिला विजय मल्ल्या तो फिर आपका पर्सनल प्रॉपर्टी भी ओके। सो फ्रॉड्यूलेंट मोटिव मिला, सो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाए। अभी विजय मल्ल्या है ना, वो कंपनी का ओनर है, कंपनी भी वैसा ही रहता है। बोलू सुनो, इन कंपनीज ऑल्सो द लाइबिलिटीज आर लिमिटेड। अब कल उठ के मुकेश अंबानी पे कर्जा आ गया, रिलायंस पे, रिलायंस कर्जा नहीं चुका पाया तो मुकेश अंबानी का एंटीलिया बिकने वाला नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा, वो कंपनी का डेट से ही कंपनी का कर्जा चुकाएगा। लेकिन फ्रॉड्यूलेंट मोटिव विजय मल्ल्या का वैसा ही सीन है, पैसा है साला फिर भी दे नहीं रहा है, तो उसका भी सब घर बार ऑफिस सब बिकने अटैच हो। वो चुका पाया तो नहीं आया, नहीं चुका पाया तो आया, सब खत्म करने के बाद, मतलब वो करने के बाद कर्जा कितना है? बहुत ज्यादा। इसका होगा विजय मल्ल्या उसमें डेफिशिएंसी जो नहीं चुका कंपनी। नीरव मोदी ऑल्सो सेम फ्रॉडुलेंट मोड, दोनों का पर्सनल प्रॉपर्टी सब अटैच हो रहा है, रेट्स बढ़ रहा है, उसका ज्वेलरी सब लेके बैठा हुआ है ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर। तो ऐसा है, फ्रॉडुलेंट मोटिव नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, पे अटेंशन। यही फाइनल अकाउंट्स आपने लास्ट ईयर सोल प्रोप्राइटरशिप में लर्न किए थे, अब यही फाइनल अकाउंट्स आप पार्टनरशिप फॉर्म के बनाने हो। हमारी पार्टनरशिप फॉर्म कौन सी है? लिमिटेड की अनलिमिटेड? अब सुनो ध्यान से, अभी फाइनल अकाउंट्स में आपको मैंने बोला था 80%, जिसने फाइनल अकाउंट में ध्यान दिया 11th स्टैंडर्ड, उसको बहुत इजी लगेगा। 80% सेम है, 20% अलग है। क्या अलग है? देखो आप क्या बना रहे थे फाइनल अकाउंट में? ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। इस साल आपको एक एक्स्ट्रा अकाउंट है, करंट और कैपिटल। व्हाट इज दिस कैपिटल अकाउंट? को याद है कैपिटल लिखते थे प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। अब क्या है यहाँ पे 2 से 3 पार्टनर आएंगे, तो तीनों का कैपिटल लिखो, तीनों का नेट प्रॉफिट ऐड करो, तीनों का ड्रॉइंग्स माइनस करो, तो थोड़ा शैबी हो जाता है। वही चीज हम लोग एक अकाउंट फॉर्म में बताए, जो ऐड करना है वो क्रेडिट, जो लेस करना है वो डेबिट, कैसे बनाना है सब बताऊंगा। तो वो एक अलग चीज है। और 4-5 एडजस्टमेंट्स, यू नो एडजस्टमेंट्स, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, तो 4 से 5 एडजस्टमेंट्स नहीं, बस बाकी पूरा चैप्टर इज सेम। मैंने आपको बोला था 11 में ध्यान दो, 50 से 55 मार्क का ये है। अभी सुनो, सबसे पहला अकाउंट वी आर मेकिंग टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस इज विच अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। बोर्ड में देखो सब लोग, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है पीएनएल अकाउंट। Both the accounts are used to prepare used to find out your profit or loss. तो ट्रेडिंग अलग क्यों बनता है और पीएनएल अलग क्यों बनता है? ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट। लिसन नाउ, ट्रेडिंग से आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग में आप क्या रिकॉर्ड करते हो? डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब क्या? डायरेक्ट इनकम मतलब कोर इनकम ऑफ द बिजनेस, मेन इनकम ऑफ द बिजनेस, इज द मेन इनकम फॉर एनी ट्रेडिंग बिजनेस, सेल्स। सो क्रेडिट में एक ही इनकम जाएगी, दैट इज सेल्स। एक ही ट्रेडिंग क्रेडिट में एक ही इनकम, दैट इज सेल्स, दैट इज द मेन इनकम। इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं डायरेक्ट। और
लेस अपना सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस, Production. ये कौन सा एक्सपेंस है? दीज आर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मतलब क्या? ये खर्चे गुड्स को खरीदने पे हो रहे हैं या गुड्स को बनाने पे हो रहे हैं। ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। शार्क टैंक देखा? इसमें पूछता है व्हाट इज योर ग्रॉस मार्जिन। सो ग्रॉस मार्जिन का मतलब से फॉर एग्जाम्पल आप एक चश्मे का फ्रेम बेच रहे हो 500 रुपए, तो उसका बनाने का खर्चा कोर एक्सपेंस, द फ्रेम, द ग्लास, द पेन, द मेटल और ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल लाने का खर्चा, ये कितना है? तो दिस इज प्रैक्टिकली अराउंड 50 रुपीज। तो 450, 90% इज योर ग्रॉस मार्जिन। बट ग्रॉस मार्जिन इज नॉट योर फाइनल प्रॉफिट। ग्रॉस मार्जिन के बाद आपको ये भी देखना है, पीएनएल वाला, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम एंड indirect expense. What are indirect income and indirect expense? Less important income and less important expense. ये भी खर्चे आप निकालो, जैसे सैलरी हो गई, रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब निकालो, एडवर्टाइजमेंट हो गया, तब जाके आपको फाइनल प्रॉफिट मिलता है। ओके, तो काम दोनों यही करते हैं, ये भी इनकम दिखाता है, ये भी एक्सपेंस दिखाता है, दोनों इनकम एक्सपेंस दिखाते हैं। बट इधर क्या दिखता है आपको? मेन इनकम, इंपॉर्टेंट इनकम, इंपॉर्टेंट एक्सपेंस। इधर लेस इंपॉर्टेंट इनकम, लेस इंपॉर्टेंट। अब कमिंग टू इंपॉर्टेंट इनकम, कोर बिजनेस की एक ही इंपॉर्टेंट इनकम है, दैट इज सेल्स। एक्सपेंस का लिस्ट को रट्टा नहीं मारना है, समझना है व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ दिस? परचेज, सबसे पहला तो परचेज, बिगेस्ट परचेज का एक्सपेंस है, वही नहीं करोगे तो बेचोगे कैसे? वेजेस, अच्छा वेजेस किसको दिया जाता है? वर्कर। वर्कर किसमें एंगेज है? प्रोडक्शन। तो हम लोग यहाँ पे क्यों सेमी मैन्युफैक्चर है, माल खरीदते हैं, थोड़ा प्रोसेस करके बेचते हैं, तो वेजेस को पैसा नहीं दिया तो काम करेगा, गुड्स बनेगा, अटक जाएगा। अच्छा, फ्रेट इनवर्ड्स और कैरेज इनवर्ड्स, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ रहा है आपका, ये अगर आपने पे नहीं किया तो माल आएगा, आएगा नहीं तो बेचोगे कैसे? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे जो खर्चे हैं ये वाइटल है टू सेल्स। इफ यू डोंट इनकर दीज एक्सपेंस, आपका माल बिकने वाला नहीं है। इसलिए इतना हिस्सा आप अलग बताते हो, इतना हिस्सा अलग, इधर तक आप सेफ हो जाते हो। चलो भैया, इधर तक तो ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, नीचे भले ही नेट लॉस हो ना, अब फिर भी प्रॉफिट कर सकते हो। कैसे करोगे? यहाँ के खर्चे कम करो। ऑफिस में 4 एसी है, 2 एसी लगाओ, 10 एम्प्लॉय है, 6 को निकाल दो, 4 रखो, सैलरी 4 का 6 का 10 का काम 4 को दे दो, सैलरी थोड़ी बढ़ा दो, ओवरऑल सैलरी कम हो जाएगी आपकी, ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी बिल कम। लेकिन इससे आपको परचेज सेल का एक्टिविटी हैम्पर नहीं होगा। लेकिन अगर इधर ही ग्रॉस लॉस हो रहा है ना, तो वापस प्रॉफिट करना बहुत, ग्रॉस लॉस मतलब ऊपर ही अगर लॉस हो रहा है ट्रेडिंग में, तो प्रॉफिट कैसे होगा? 2 रीजन होगा, या तो आप भाव बढ़ाओ चीजों का, या तो आप खर्चा कम करो। ये साले खर्चे कम ही नहीं कर सकते आप इमेजिन करो, ट्रांसपोर्ट वाला आ रहा है, आप उसको बोलो मैं आपको आधा पैसा दूंगा, आएगा वो? वेजेस वर्कर का आधा कर दोगे, काम करेगा वो? नहीं कर, वो पॉसिबल नहीं है। बट और साले भाव भी आप नहीं बढ़ा सकते, भाव बढ़ाओगे कंपटीशन है, दूसरा अच्छा सस्ते में दे रहा है, आपका माल बिकेगा ही नहीं। सो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है, समझ मारिए। टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 12, sorry, page 50, yeah, page 15. 15. See page 15. ध्यान से देखो क्या दिया है। All business transactions are recorded in the journal from which they are posted to the ledger. मिला? The balances of these ledger accounts are used to prepare what? Trial balance. Thus, with the help of this trial balance, we prepare final accounts for the following reason. आपको पता है reasons क्या है? Profit or loss and value of business, assets and liabilities. Generally, final accounts are prepared once in a year, either on a calendar year ending 31st December or on financial year ending 31st. कुछ नहीं दिया तो क्या assume करना है? 31st March.
क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस। तो ये वाला लिस्ट है। ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट रहता है आइटम का? एक। उसको खाली डालने का ट्रांसफर, ट्रेडिंग, पीएनएल या बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट्स का वाई 2 एडजस्टमेंट्स आर अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, एक डेबिट एक क्रेडिट। यानी जर्नल प्रॉपर बनाया था लास्ट ईयर, जर्नल प्रॉपर से सीधा एंट्री मिलता है फाइनल अकाउंट प्लस माइनस के फॉर्म, वो बताऊंगा जब एडजस्टमेंट्स आएंगे। आंसर विल कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। क्या है? 4, 3 तो सेम है, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। एक और है कैपिटल और करंट। कैपिटल का अकाउंट बनाना जो लास्ट ईयर। अभी ट्रेडिंग अकाउंट देखो। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस? इंपॉर्टेंट वाला। All purchases and direct expenses are transferred to the debit of trading and incomes on the credit. ऐसा क्यों? एक्सपेंस क्यों डेबिट और इनकम क्रेडिट? उल्टा नहीं कर सकते? Why expense on debit and why incomes on credit? देखो, expense have got debit balance. आप ईयर एंड पे क्या करते हो? हर एक एक्सपेंस को बंद करते हो। जब किसी एक्सपेंस को बंद करना है, गिव इट ऑपोजिट बैलेंस। डेबिट को क्रेडिट, एक्सपेंस को क्रेडिट दो और ट्रेडिंग को डेबिट। ट्रेडिंग टू एक्सपेंस, ट्रेडिंग डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, बंद हो रहा है और यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। वैसे इनकम से अबाउट विच बैलेंस? क्रेडिट। उसको बंद करना है तो गिव इट अ डेबिट। इनकम को डेबिट दो और ट्रेडिंग को क्रेडिट। तो इनकम टू ट्रेडिंग और ट्रेडिंग टू एक्सपेंस। इसके लिए हमेशा एक्सपेंस कौन से साइड पे दिखता है? ट्रेडिंग डेबिट लेफ्ट और इनकम्स राइट, ट्रेडिंग क्रेडिट। ओके, देन इफ द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, वी मेक प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये इनकम है, ये एक्सपेंस है। इनकम बड़ा, एक्सपेंस छोटा, वी मेक ग्रॉस प्रॉफिट। एक्सपेंस बड़ा, इनकम छोटा, वी मेक ग्रॉस। अब फॉर्मेट देखो फटाफट ट्रेडिंग का। ओपनिंग स्टॉक, व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? लास्ट जगह क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ, ये साल का पहला एक्सपेंस। अच्छा, परचेज लेस रिटर्न, कौन सा रिटर्न माइनस करते हो आप? परचेज रिटर्न। और इधर सेल्स लेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। क्लोजिंग स्टॉक ये साल का बचा हुआ, मैं एडजस्ट में वापस बताऊंगा आपको। फिर आ जाओ डायरेक्ट एक्सपेंस। व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंस? इंपॉर्टेंट वाला। देखो, लिस्ट को रट्टा नहीं मारना है, एक महामंत्र याद रखो सब लोग, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज। और आपको कोई भी एक्सपेंस दिया जाए, जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या ये खर्चा गुड्स को खरीदने पे या बनाने पे हो रहा है? द आंसर इज यस, इट इज ट्रेडिंग। द आंसर इज नो, इट इज पीएनएल। पढ़ो, वेजेस किस पे होता है? प्रोडक्शन। वेजेस एंड सैलरीज, प्रोडक्शन। वेजेस एंड सैलरी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। मोर ऑफ वेजेस, लेस ऑफ सैलरी और वेजेस है तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस और प्रोडक्शन वेजेस, ये भी प्रोडक्शन है, नाम में लिखा है। वर्क मैनेजर, हु इज अ वर्क मैनेजर? वन हु सिट्स इन फैक्ट्री। फैक्ट्री का सब खर्चा क्या है? डायरेक्ट, वो सब ट्रेडिंग डेबिट। प्रोडक्शन, फैक्ट्री मीन्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब ट्रेडिंग। वर्क, अच्छा ऑफिस मैनेजर सैलरी होती तो सिर्फ कैरेज दिया है या सिर्फ फ्रेट दिया है? डायरेक्ट इनवर्ड्स अज्यूम करने का। व्हाट आर कैरेज फ्रेट्स? गुड्स को लाने का, ट्रांसपोर्ट का खर्चा। कैरेज मतलब ट्रक का भाड़ा, फ्रेट मतलब ट्रेन का भाड़ा, शिप का भाड़ा। व्हाट इफ इट इज कैरेज ऑन सेल्स और कैरेज आउटवर्ड्स? व्हाट इफ इट इज फ्रेट आउटवर्ड्स? अभी कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इनवर्ड, ओनली कैरेज, ऑल आर सेम। पीछे देखो, फ्रेट ऑन परचेज, फ्रेट, ऑल आर सेम। फैक्ट्री रेट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री, फैक्ट्री वर्ड आया का है भैया? प्रोडक्शन। एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज। और देखो, एक चीज रट्टा नहीं मारनी है, एक एक्सपेंस परचेज प्रोडक्शन से रिलेट करता है तो किधर जाएगा? ट्रेडिंग। अनिवार्य एक्सपेंस है, इसको कम नहीं कर सकते आप। समझ में आया? कोर प्रॉफिट ढूंढना है आपको। देन कोल एंड कोक, वाटर, पावर, फ्यूल, ऑयल एंड गैस, किसमें लगता है ये? फ्यूल एक्सपेंस किसमें लगता है सर? फैक्ट्री में लगता है तो ऑफिस में लगता है? सोचो आप, गैस, फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, पावर, ये सब फैक्ट्री, प्रोडक्शन, सो ट्रेडिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग वापस थोड़ा याद रखना पड़ेगा। हीटिंग एंड लाइटिंग है तो मोर ऑफ हीटिंग, लेस ऑफ लाइटिंग, सो दैट इज ट्रेडिंग।
लाइटिंग एंड हीटिंग है तो पीएल, उसमें मोर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेस ऑफ हीटिंग। मोटे पावर हैवी इलेक्ट्रिकल पावर डीजल इंजन का पावर दैट इज ट्रेडिंग। नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पीएल। रॉयल्टी ऑन परचेज, व्हाट इज रॉयल्टी? मतलब आप कोई ब्रांड नेम यूज करते हो ना, तो कोलगेट मालूम है? कोलगेट पामोलिव इज द इंडियन कंपनी, कोलगेट पामोलिव इज द नेम ऑफ द इंडियन कंपनी। उसका पेरेंट कंपनी यूरोप में कोलगेट इंटरनेशनल कंपनी। तो यहाँ वाली जो इंडियन कंपनी है वो उसका नाम यूज करके टूथपेस्ट बना के बेच रही है, पर टूथपेस्ट उसको 35 से 38% रॉयल्टी देना पड़ता है। मतलब 1 करोड़ टूथपेस्ट बेचेगा, बनाएगा अगर कोलगेट वाला इस साल में, तो 100 रुपए में बेच रहा है सपोज एक टूथपेस्ट, तो 38 करोड़ रुपीज उसको यूरोप वाले कंपनी को रॉयल्टी देना पड़ेगा हर साल। रॉयल्टी मतलब आप किसी और का नाम यूज कर रहे हो और उसके लिए हर साल चार्ज पे कर रहे हो। देखो आप ब्रांड नेम खरीद लोगे तो वो एसेट है, खरीदा नहीं है, यूज करने का पैसा जो दैट्स रॉयल्टी। मैकडोनल्ड, डोमिनोज फ्रेंचाइजी चलाते हैं, उसको हर साल या लमसम ये 25 लाख 30 लाख जो देता है आप सेटअप करने के लिए, दैट्स फ्रेंचाइजी, दैट्स रॉयल्टी। नाम यूज करने का पैसा या टेक्नोलॉजी यूज करने का पैसा। तो हमेशा एग्जैक्टली हमेशा रॉयल्टी इज डायरेक्ट रिलेटेड टू व्हाट? परचेज या प्रोडक्ट। रॉयल्टी ऑन सेल्स प्रैक्टिकली कभी होता नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स ही होता है, रॉयल्टी नहीं होता। थियोरी में आ गया तो पीएनएल में डाल देना, बट अदरवाइज रॉयल्टी ऑन सेल्स नहीं होता, रॉयल्टी ऑन परचेज ही होता है। इंपोर्ट ड्यूटी समझ में आ रहा है? इंपोर्ट ड्यूटी अंदर लाना, गुड्स लाने का खर्चा, ओके। देन कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी रॉयल्टी ऑन सेल, पीएनएल डेबिट एक्सपेंस। रॉयल्टी रिसीव्ड इज पीएनएल क्रेडिट। अब सुनो, कस्टम ड्यूटी मतलब कस्टम से क्लियर करके गुड्स लेके आया, दैट इज ऑल्सो ट्रेडिंग डेबिट। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी अभी निकल गया जीएसटी के बाद, पहले स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में गुड्स लाने का टैक्स था, ट्रेडिंग डेबिट। एक्साइज प्रोडक्शन का टैक्स, दैट इज ट्रेडिंग डेबिट। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, बहुत पैसे इस धंधे में, किसी को पता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग? व्हाट इज क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग? क्लियरिंग मतलब देखो आप में से किसी को अगर इंटरेस्ट होगा तो सुनो, इसको सपोज चाइना से माल इंपोर्ट करने का, इसको ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने का, इसको खाने पीने का सामान इंपोर्ट करने का, इन सबको धंधा तो है इनके पास, लेकिन इनको प्रोसेस नहीं पता है। आप प्रोसेस लर्न कर लो, इसका कोर्स होता है 6 महीने का, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होता है और एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूट भी है। 12th के बाद कर सकते हो, इंटरेस्ट रहेगा तो। उसमें आपको पूरा प्रोसेस सिखवा देगा, फॉर्मेलिटीज बहुत होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, वो सीख लेने का और कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बहुत बना लेने का। जोरदार पैसा है उसमें। आपका एक कंटेनर आप इंपोर्ट करेगा 10 लाख रुपए का,